केत की बुआ ने उसके कान मरोड़कर कहा, हम दोनों ही असली है। अब तू हमें ये सब खाने दे। अध्ययन ने कंफ्यूज होकर पूछा, ये आप दोनों को क्या हुआ है? आप इतनी बदली बदली सी क्यों नजर आ रही है? अबीर ने उन दोनों से पूछा, आप दोनों की तबीयत तो ठीक है? आप मेरी बीवी से कब से प्यार से बात करने लगे? जब गुस्से में बात करो तो दिक्कत और अब प्यार से बात करो तो दिक्कत। आखिर तुम सब चाहते क्या हो? दादी सा ने इरिटेट होकर कहा। बस यही जानना चाहते हैं कि रातों रात बदलाव कैसे आया, दिग्विजय जी ने पूछा। केत की बुआ ने अपने भाई से कहा, आपकी लाडली नैना कल रात हमारे कमरे में आई थी। क्या उसने आपको बताया नहीं? सब नैना की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे। नैना ने शर्म से अपनी नजरें चुरा ली। अबीर ने मन ही मन कहा, तो इसलिए कल रात देर से कमरे में आई थी। केत की बुआ ने कल रात की बातों को बताया और कहा, बदलाव जरूरी है। सब खुश थे कि नैना ने उन्हें भी बदल दिया है। अध्ययन की शादी की तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। इन सब तैयारियों के बीच श्री थकान से बेहोश हो गई। सभी ने डरते हुए डॉक्टर को बुला लिया। नैना ने डॉक्टर के आने से पहले ही श्री पर पानी डालकर उसे होश में ला दिया था। श्री डॉक्टर के आने की बात सुनकर बहुत घबरा गई थी। उसने धीरे से नैना से कहा, भाभी सा मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। श्री के चेहरे की परेशानी देखकर नैना ने बहाने से सबको कमरे से बाहर भेजा और खुद श्री के पास रुक गई। श्री ने कमरे का दरवाजा अच्छे से लगाया और रोते हुए नैना को अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ा सारा राज बता दिया। ये सुनकर नैना हैरान हुई और अगले ही पल उसने एक थप्पड़ श्री को लगाया। श्री को नैना के इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि नैना उसका साथ देगी। नैना ने गुस्से में श्री से कहा, हमने भरोसा करके तुम्हें कॉलेज भेजा था और तुमने हमारा भरोसा इतनी बुरी तरह तोड़ दिया। नैना को श्री पर बहुत गुस्सा आ रहा था। नैना ने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो पढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं होते हैं। अब जब ये मौका श्री को मिला तो उसने इसका गलत फायदा उठाया। बहुत सी लड़कियों की शादी कम उम्र के कर दी जाती है, पढ़ने लिखने बाहर नहीं भेजा जाता। क्योंकि श्री जैसी लड़कियां नादानी करती है और सजा उन दूसरी लड़कियों को मिलती है। भाभी सा, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, श्री ने रोते हुए कहा। नैना की आंखें नम हो गई। अरे पागल, हम तुम्हें मोहब्बत करने से नहीं रोक रहे हैं, पर तुमने शादी से पहले अपनी मर्यादा कैसे पार कर दी? तुम्हें समर ठाकराल का प्यार नजर आया, पर बचपन से जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, प्यार और परिवार दिया, उसका प्यार, उसकी संघर्ष तुम्हें नजर नहीं आई। श्री फुट फुट कर रोने लगी। नैना वही सर पकड़ कर रोने लगी और खुद को कोसते हुए कहा, सब हमारी गलती है। हमने अबीर जी को भरोसा दिलाया कि तुम पढ़कर अच्छा करोगी, पर तुमने तो, कहकर नैना रोने लगी। श्री उसके पास आई और हाथ जोड़कर बोली, भाभी सा प्लीज हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई, पर समर जी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नैना ने उसकी तरफ देखा और अपने आंसू पोंछकर उसके आंसू को पोंछकर पूछा, क्या वो सच में तुमसे प्यार करते हैं? श्री ने हाँ में सर हिलाया। नैना ने उससे कहा, तो फिर उससे कहो मुझसे आकर मिले, मैं अबीर जी से बात करती हूँ, फिर अध्ययन की शादी के साथ तुम्हारी शादी भी। नैना ने इतना कहा ही था कि श्री ने ना में सर हिलाया। क्या हुआ? तुमने कहा तो कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। नैना ने आंखें छोटी कर पूछा। घरवाले नहीं मानेंगे, वो खानदानी दुश्मनी सालों से चली आ रही है। श्री ने ये कहते हुए आंखें मीज ली। नैना के लिए ये एक और बड़ी मुश्किल थी। नैना ने श्री से कहा, ये वक्त रोने का नहीं है, बताओ मुझे क्यों है दोनों खानदानों में दुश्मनी? कहते हुए नैना ने श्री के कंधों को झकझोरा। 55 साल पहले हर्षवर्धन ठकराल ने गुस्से में अपने सामने खड़े अपने दोस्त रंजीत सिंह शेखावत और कात्यानी शेखावत को देखा। उन दोनों के गले में शादी की वरमाला थी। कात्यानी जी और रंजीत जी की अभी अभी शादी हुई थी। हर्षवर्धन ठाकराल ने गुस्से में रंजीत सिंह शेखावत से कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया रंजीत, तुमने उससे शादी की जिसे मैं प्यार करता था। रंजीत सिंह शेखावत ने हैरानी से कहा, क्या तुम कात्यानी से प्रेम करते थे रंजीत? कात्यानी भी खुद हैरान थी ये जानकर। कात्यानी ने रंजीत सिंह शेखावत से कहा, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, हमारा विवाह तो दो खानदानों की मर्जी से हुआ है। ये कहकर कात्यानी सिंह शेखावत हर्षवर्धन को देखने लगी। हर्षवर्धन की आंखें लाल थी। उन्होंने रंजीत सिंह शेखावत से कहा, मैं शहर पैसे कमाने गया था कि कात्यानी को अच्छी जिंदगी दे सकूं, वापस आकर माँ पिताजी से इस बारे में बात करता उससे पहले, कहकर उन्होंने अपनी नजरें फेर ली। हर्षवर्धन ठाकराल का दिल बुरी तरह टूट गया था। रंजीत सिंह शेखावत ने अपने दोस्त से कहा, अगर हमें पता होता कि तुम्हारे मन में कात्यानी के लिए जरा सा भी प्रेम है तो मैं ये विवाह नहीं करता, मैं मना कर देता इस रिश्ते से। ये सुनकर कात्यानी को बुरा लगा। रंजीत सिंह शेखावत ने एक नज़र कात्यानी को देखा और हर्षवर्धन से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं कात्यानी को अभी तुम्हें सौंप देता हूँ।
नहीं, कात्यायनी जी ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। कात्यायनी जी ने रोते हुए कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? अपने मित्र के मुंह में आकर आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मेरे माँ पापा इस अपमान से मर जाएंगे। इससे अच्छा तो आप मेरा गला दबाकर मुझे मार दे। कात्यायनी जी के एक एक शब्द में इनकार था। रणजीत सिंह शेखावत खामोश हो गया। हर्षवर्धन ने रणजीत से कहा, रणजीत, हो सके तो मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। आज से हमारी दोस्ती यही खत्म होती है। कहकर हर्षवर्धन ठकराल बिना कुछ कहे वहां से चले गए। ठकराल खानदान में कोई दुश्मनी नहीं थी पर दोस्ती भी नहीं रही। कुछ सालों बाद रणजीत सिंह शेखावत के 4 बेटे हुए, रणविजय सिंह शेखावत, रणधीर सिंह शेखावत, दिग्विजय सिंह शेखावत और देवेंद्र सिंह शेखावत। रणजीत सिंह शेखावत कात्यायनी शेखावत के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ा चुका थे, पर हर्षवर्धन जी के साथ उनकी दोस्ती टूटने से वो निराश थे। वक्त के साथ उनके 2 बड़े बेटों की शादी हुई। जब बारी दिग्विजय सिंह शेखावत की आई तो उन्होंने हर्षवर्धन की बेटी देवकी ठाकराल से शादी करने की इच्छा जाहिर की। रणजीत सिंह शेखावत इससे बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि इससे हर्षवर्धन जी से न सिर्फ दोस्ती होगी बल्कि रिश्ता और भी गहरा होगा। पर हर्षवर्धन जी इसके सख्त खिलाफ थे। पर कात्यायनी ने इस रिश्ते के लिए मना लिया। शादी के बाद अभिजीत ठाकराल ने अपने पिता से पूछा, ये सब क्या है? आपने आधी जायदाद मेरी बहन देवकी को क्यों दी? हर्षवर्धन ने उससे कहा, वो इस घर की बेटी है, उसका हक बनता है। अगर वाकई में इस घर की बेटी होती तो उस शेखावत खानदान में कभी शादी नहीं करती। अभिजीत ठाकराल ने गुस्से में कहा। बकवास बंद करो अभिजीत, तुम एक बच्चे के बाप हो। हर्षवर्धन ने फटकार लगाकर कहा। मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। देवकी को समझना चाहिए था, इस रिश्ते से इनकार करना चाहिए था, पर आज देवकी के वजह से आपको हर बार शेखावत खानदान के सामने हाथ जोड़ने पड़ते हैं। वो शेखावत खानदान जिसने आपको धोखा दिया। आपके पीठ के पीछे ही। अभिजीत ठाकराल ने इतना कहा ही था कि हर्षवर्धन जी ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। जो बात खत्म हो गई है उसे क्यों उखाड़ना? हर्षवर्धन जी ने गुस्से में कहा। अभिजीत ठाकराल को इस थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। उनके दिल में अपनी बहन के लिए नफरत का बीज आगे जाकर पेड़ बन गया। वर्तमान का समय। नैना ये सारी कहानी श्री के मुंह से सुन रही थी। श्री ने आगे कहा, कुछ समय बाद खबर आई कि हर्षवर्धन ठाकराल जी सीढ़ियों से गिरकर कोमा में जा चुके हैं। उनकी खबर लेने शेखावत खानदान कई बार ठकराल भवन गया पर अभिजीत ठाकराल ने किसी को भी मिलने नहीं दिया। सारी जायदाद लेकर अपनी बहन से सारा रिश्ता तोड़ दिया। कहकर श्री ने लंबी सांस ली। श्री ने नैना का हाथ पकड़कर कहा, मेरा समर ऐसा नहीं है भाभी सा, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। नैना ने सब कुछ सुनकर श्री से कुछ कहने वाली थी कि दरवाजा नॉक हुआ। उन दोनों ने दरवाजा खोला तो अबीर और बाकी सभी डॉक्टर के साथ मौजूद थे। नैना के माथे पर परेशानी की लकीर थी। अगर डॉक्टर ने श्री का इलाज करके सबको बताया कि श्री प्रेग्नेंट है तो बात संभालने से पहले बिगड़ जाएगी। नैना ने डॉक्टर को रूम में लिया और परिवार से कहा, मैं डॉक्टर और श्री के साथ यही हूँ जब तक श्री का इलाज होता है। इतना कहकर नैना ने फौरन दरवाजा बंद किया। कुछ देर बाद डॉक्टर ने नैना कहने पर परिवार वालों से कहा कि श्री को थकान के वजह से चक्कर आ गया। श्री को आराम करने का बोलकर परिवार वाले अध्ययन और मीरा की सगाई की तैयारी में जुड़ गए। देर रात को अबीर कमरे में आया तो नैना को परेशान देखकर उसने उससे पूछा, क्या बात है? तुम इतनी क्यों परेशान हो? कहते हुए अबीर ने नैना को कमर से पकड़ लिया। नैना ने उसके कंधे पर सर रख लिया। नैना ने अबीर से धीमी आवाज में कहा, वो मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। कहो क्या कहना है? अबीर ने पूछा। नैना बोलने के लिए मुंह खोलने वाली थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अबीर ने दरवाजा खोला तो सामने बाली था। इस वक्त बाली को वहां देखकर अबीर ने उससे पूछा, क्या बात है बाली? बाली ने घबराई आवाज में कहा, छुट्टन आया है एक खबर लेकर। अबीर की आंखें छोटी हो गई। छुट्टन ठाकराल भवन का नौकर था जो सारी जानकारी अबीर को लाकर देता था। इतनी रात गए छुट्टन यहां आया है ये जानकर अबीर को लगने लगा कि कोई बड़ी खबर है। अबीर बाली के साथ एक कमरे में गया। नैना भी अबीर के साथ गई। अबीर ने नैना से कहा, तुम जाकर आराम करो, मैं सब संभाल लूंगा। इस पर नैना ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ रहूंगी। अबीर ने फिर दोबारा कुछ नहीं कहा और दोनों एक कमरे में आए जहां छुट्टन मौजूद था। छुट्टन ने अबीर को देखा तो परेशानी भरी आवाज में कहा, हुकुम साहब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ऐसी क्या बात है? अबीर ने भौहें चढ़ाकर पूछा। छुट्टन ने कहा, इतने सालों से आप अपने माँ पिताजी के कातिल को ढूंढ रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि अभिजीत ठाकराल है। अबीर की मुट्ठियां कस गई। उसे शक था पर आज उसका शक यकीन में बदल गया। अबीर को ऐसे देखकर नैना को बुरा लगा। उसने छुट्टन से पूछा, पर उनकी क्या दुश्मनी थी? छुट्टन ने कहा,
दुश्मनी हुकुमसा के माँ पापा से नहीं, बल्कि ठाकुर दिग्विजय जी से थी। कार में बम उनके लिए लगाया गया था, पर वो कार ठाकुर रणधीर सिंह शेखावत ने अपने साथ ले गए। उस दिन मंदिर पहुंचने से पहले धमाका हुआ और ठाकुर कबीर सिंह शेखावत, उनकी पत्नी मान्यता और हुकुमसा के माँ पापा सब मारे गए, कहकर छुट्टन ने लंबी सांस भरी। अबीर ने अपनी बंदूक लोड करते हुए बाली से कहा, कल सुबह ठाकराल परिवार सुबह का सूरज नहीं देखेगा, कहकर वो बाहर जाने लगा। बाली ने भी बंदूक भर ली और अबीर के पीछे जाने लगा। नैना तुरंत अबीर के पीछे जाते हुए बोली, अबीर जी रुक जाइए अबीर जी। तुम कमरे में जाओ नैना, इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है, मैं कुछ गलत कर दूंगा, अबीर ने उससे कहा। नैना ने उसके आगे आई और दोनों हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोक कर कहा, नहीं अबीर जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको हमारी कसम। नैना के ये कहते ही अबीर ने अपने कदम तो रोक लिए, पर वो जज्बातों को नहीं संभाल पा रहा था। अबीर ने नैना की तरफ बंदूक का निशाना किया और धमकाते हुए कहा, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेरे बंदूक के निशाने को रोके। मैं कहता हूं अपनी कसम वापस ले लो नैना। नैना अबीर के गुस्से से बहुत डर गई थी, पर इस वक्त समर ठाकराल का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। बाली ने नैना से कहा, हुकुम रानी सा काहे जिद कर रही है, मालिक कुछ गलत करे इससे पहले आप हट जाइए उनके रास्ते से। नहीं बाली, आज तुम्हारे हुकुम कुछ गलत नहीं करेंगे, कहकर नैना ने अबीर को देखा और अबीर से कहा, अगर आपने ठाकराल परिवार को मारा तो आपके घर में जो शहनाई बज रही है उसे मातम में बदलते देर नहीं लगेगी। ये क्या बकवास है, अबीर ने गुस्से में कहा। बकवास नहीं, सच है। अगर समर ठाकराल को कुछ हुआ तो आपकी बहन श्री और उसके पेट में पल रहा समर का बच्चा दोनों ही मर जाएंगे। अगर ठाकराल भवन से लाशों की होली खेली जाएगी तो यहाँ आपकी बहन की लाशों की डोली भी उठेगी, नैना ने उसकी आंखों में देखकर कहा। अबीर और बाली हैरानी से नैना को देख रहे थे, जैसे उन्हें नैना के बात पर यकीन नहीं हुआ। अबीर ने आगे आकर नैना का गला पकड़ते हुए दांत पिसकर कहा, कह दो ये झूठ है। नैना को अबीर की इस हरकत से दर्द होने लगा। नैना ने बड़ी मुश्किल से कहा, मुझे मारकर सच नहीं बदलेगा, इस वक्त खानदान की इज्जत बहुत ज्यादा जरूरी है। अबीर ने उसका गला छोड़ दिया और गुस्से में कहा, सारी दुश्मनी जानने के बावजूद श्री ने यह हरकत की, हमने उसे बाहर पढ़ने भेजा और उसने हमारे परिवार पर बदनामी का दांत लगाया। कहते हुए अबीर अब श्री के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। नैना उसके पीछे जाते हुए बोली, अबीर जी शांत हो जाइए, श्री पहले ही घबराई हुई है, आप उस पर गुस्सा मत होइएगा। अबीर कुछ सुनने के मूड में नहीं था। अबीर ने जैसी ही श्री के रूम का दरवाजा खोला तो उसके पैर वहीं पर जम गए। नैना भी हैरान रह गई, बाली भी हैरान था, क्योंकि श्री इस वक्त कुर्सी पर चढ़कर खुद को फांसी लगा रही थी। श्री कहते हुए नैना जल्दी से आगे आई और उसने श्री का पैर पकड़ लिया। ये देखकर बाली और अबीर जल्दी से आगे आए। कुछ देर बाद श्री नैना के गोद में सुबाक रही थी। नैना ने श्री से पूछा, श्री क्या हुआ, ऐसे क्यों अचानक तुम खुद के साथ और बच्चे के साथ गलत कर रही थी। श्री ने डरते हुए अबीर की तरफ देखा। अबीर का चेहरा शांत था, अबीर की शांति ही सबसे बड़ा खतरा होती है। बाली ने अबीर से कहा, हुकुम सा हमको लगता है कि उस समर ठाकराल ने ही फंसाया होगा। ये क्या कोई छोटी बच्ची है जो इसे फंसाएगा, अबीर ने दो टूक जवाब दिया। और फिर श्री से कहा, अब बताओगी हुआ क्या, अबीर ने दांत भिजकर कहा। समर जी आए थे, कहते हुए श्री रोने लगी। ये जानकर ही कुछ देर पहले श्री के कमरे में समर आया था, वो तीनों हैरान हुए। क्या कहा समर ठाकराल यहाँ आया था, पर क्यों, क्या कहा उसने, नैना ने पूछा। श्री ने रोते हुए कहा, यही कि वो नहीं अपनाएंगे हमें और ना इस बच्चे को, उन्होंने हमसे प्यार का झूठा खेल खेला जिससे हमारा परिवार शर्मिंदा हो सके, कहकर श्री रोने लगी। उसे आज जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिला था। नैना को हैरानी नहीं हुई, अक्सर मुंबई में स्टडी के दौरान उसने बहुत सी लड़कियों के बारे में सुना था, पर आज वो श्री को अपने सामने इस परिस्थिति से गुजरते हुए देख रही थी। अबीर ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे तो पहले ही पता था वो ठाकराल कभी अपने बाप का सगा नहीं हुआ, तो वो तुमसे क्या वफादारी निभाएगा। भाई सा हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, श्री ने माफी मांगते हुए कहा। अबीर ने कुछ नहीं कहा। नैना ने अबीर से कहा, आज नहीं तो कल सबको पता चल जाएगा, हमें कल ही ठाकराल भवन जाकर बात करनी होगी। तुम चाहती हो कि मैं उसकी चौखट पर जाऊं? कभी नहीं, अबीर ने साफ इनकार कर दिया। नैना ने अबीर से कहा, अबीर जी आप ये सोच रहे हैं कि वो आपके माँ बाप के कातिल है, तो जरा ये सोचिए कि आप श्री के भाई हैं। अबीर उस कमरे से बाहर निकल गया। नैना ने श्री को समझाया कि वो दोबारा ऐसा कोई कदम न उठाए और अबीर के पीछे चली गई। बाली ने श्री से कहा, श्री काहे तुम ऐसा किए, पर जो भी हो हम सब रास्ता निकाल लेंगे। श्री रोते रोते सो गई।
अगली सुबह ठाकराल भवन। सुबह नाश्ते की टेबल पर अभिजीत ठाकराल और समर ठाकराल नाश्ता कर रहे थे कि अचानक गोलियों की आवाज आने लगी। इससे घर के नौकर और मालिक दोनों ही घबराकर टेबल के नीचे जाकर छिप गए। अभिजीत ठाकराल ने परेशान होकर कहा, अरे, कौन है जो सुबह सुबह तोड़फोड़ मचा रहा है?